Hello students, in this video lecture we are going to discuss the developments which led to the formulation of Bohr's model of atom। तो बच्चों आज हम जो है वो डेवलपमेंट्स देखेंगे जिन डेवलपमेंट्स के कारण जो है बोहर्स मॉडल का फॉर्मूलेशन हुआ। तो इसको समझने के लिए हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो बहुत सारे रिज़ल्ट्स जो ऑब्ज़र्व किए साइंटिस्ट लोगों ने जब वो रेडिएशंस का इंटरेक्शन मैटर के साथ करते थे तो उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए रेडिएशंस का इंटरेक्शन मैटर के साथ कैसे, जैसे हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में बात की थी कि यहाँ से अल्फ़ा रेज़ जो हैं आ रही हैं, सोर्स ऑफ अल्फ़ा रेज़ है यहाँ पे, जिससे अल्फ़ा रेज़ क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं। अल्फ़ा रेज़ क्या हैं, रेडिएशंस हैं। जब ये स्ट्राइक करती थी गोल्ड के फॉइल के ऊपर, तो गोल्ड फॉइल क्या है, एक मैटर है, राइट। गोल्ड का फॉइल क्या है, एक मैटर है। तो यहाँ पे रेडिएशंस का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, मैटर के साथ हो रहा है। उसके बाद वो बहुत सारी ऑब्ज़र्वेशंस यहाँ पे नोट डाउन करते थे। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इन ऑब्ज़र्वेशंस को नोट करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन की रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, ऐसे ही डिफरेंट साइंटिस्ट ने, ठीक है, हिस्टोरिकली ये बात है, टाइम की बात है कि उन्होंने जब मैटर के साथ इंटरेक्शन किया रेडिएशंस का, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको मिलने लगा रिगार्डिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। तो नील बोहर ने भी इन्हीं इंफॉर्मेशंस का यूज़ करते हुए जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके, ठीक है, एक मॉडल जो है अपना तैयार किया रिगार्डिंग एटम, राइट। तो दो मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। वो दो डेवलपमेंट्स क्या है हमारे पास, एक तो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का डबल बिहेवियर होता है। डबल बिहेवियर का मतलब हो गया कि जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस को आप यहाँ पे लाइट मान लीजिए, रेज़ मान लीजिए, ठीक है, कि इनका क्या है, जैसे लाइट है तो इसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। मीन्स जो लाइट है ये वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो कर रहा है, वेव लाइक पार्टिकल लाइक जो लाइट है ये वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो कर रहा है, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो कर रहा है। तो ये एक डेवलपमेंट थी, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ना है डिटेल में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, किस तरह से जो है ये वेव नेचर जो है शो करती हैं। तो पूरा वेव के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और दूसरा जो डेवलपमेंट रहा वो रहा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। स्पेक्ट्रा जो है प्लूरल टर्म है स्पेक्ट्रम के लिए, और स्पेक्ट्रम जो होता है ये बैंड ऑफ कलर्स को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। तो हमने डिटेल में पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जितने भी थे एटम्स के स्पेक्ट्रा को लेके वो एक्सप्लेन किए गए कि हम एटम के एनर्जी लेवल्स को जो है फ़िक्स रखेंगे, क्वांटाइज रखेंगे। तो फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो एटम का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है वो क्या है। तो ये दो जो हमने डेवलपमेंट्स जो हैं वन बाय वन जो है पढ़नी है। इसके बाद जो है बोहर्स का मॉडल जो है बोहर्स ने दिया, ठीक है, बोहर्स का मॉडल इसके बाद आया। तो स्पेक्ट्रा जो टर्म हमारे पास आ रही है, तो स्पेक्ट्रा जो है प्लूरल होता है स्पेक्ट्रम का, और स्पेक्ट्रम से आप जो है समझेंगे कि बैंड ऑफ कलर्स, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम शो किया है, तो ये डिफरेंट कलर्स के बैंड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है, राइट। तो डिटेल में हम बात जो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनका वेव नेचर है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वेव क्या होता है, राइट। 1870 की बात हो रही है कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने ये कहा, ठीक है, कि लाइट जो है और दूसरी फॉर्म्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी जो है ये प्रोपोगेट करती हैं, ये ट्रैवल करती हैं स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कि लाइट हो या कोई दूसरे फॉर्म की रेडिएंट एनर्जी है, ये स्पेस में ट्रैवल करते हैं वेव्स के फॉर्म में, राइट। तो वेव क्या होती है, काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस होती है, राइट। तो दीज वेव्स हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दैम। ये जो वेव्स होंगी इनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, एसोसिएट होंगे, और इन्हीं वेव्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहेंगे।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसा वेव्स होगा जिस वेव के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एसोसिएट होगा, कंबाइन होगा। ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे या रेडिएशंस कहेंगे, राइट। तो अब हम सबसे पहले वेव की बात करते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। देखिए वेव का जो रियल व्यू पिक्चर है वो इस तरह का होता है, राइट। ये हम वेव को जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो वेव के अंदर हमने देखा है क्रस्ट भी होता है, ट्रफ भी होता है, ठीक है, वेवलेंथ भी होता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी होता है, राइट। इसको जो है वन बाय वन इन सारे पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्रस्ट किसे कहा जाता है, ट्रफ किसे कहा जाता है, वेवलेंथ किसे कहा जाता है, एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है, राइट। तो पहले कुछ वेव के पैरामीटर्स आपको बताएंगे, जैसे क्रस्ट क्या होता है। तो ये क्या है, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड क्रस्ट। देखिए ये हमारे पास यहाँ पे एक लाइन ड्रा की है, तो यहाँ से ऊपर जो ये वेव का अपवर्ड डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो अपवर्ड डिस्टेंस है, राइट, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्टेंस, कि मैक्सिमम अपवर्ड डिस्टेंस का जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। डायग्राम में देखिए क्रस्ट जो है इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, क्रस्ट कह रहे हैं। तो ये मैक्सिमम जो है डिस्प्लेसमेंट हमारा अपवर्ड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक, इसे क्या कहेंगे हम यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसे क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, राइट। लेकिन ये जो पॉइंट है जहाँ तक ये अपवर्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, राइट। क्रस्ट का डेफिनेशन ये हो गया, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। और ट्रफ क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट आप बोलेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डाउनवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट है अप टू दिस पॉइंट, राइट, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे, ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ। अब वेवलेंथ की बात करते हैं जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम डायग्राम से आपको क्लियर दिखाते हैं कि जैसे ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इन दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है वेवलेंथ को बताने का, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे ये वेवलेंथ यहाँ से स्टार्ट हुई है तो एक साइकिल इसका यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। मतलब एक साइड में क्रस्ट आ रहा है कंप्लीट और एक साइड में ट्रफ आ रहा है कंप्लीट। इससे क्या है, इस वेव का एक साइकिल जो है कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं। तो अगर आप सिंपल टर्म्स में समझना चाहते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन टू अल्टरनेट और कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, इसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और इसे सिंबल क्या है, लैम्डा, राइट। ये भी क्या है, एक डिस्टेंस ही है। इसलिए अगर हम वेवलेंथ के एसआई यूनिट की बात करें तो ये भी इन टर्म्स क्या है, मीटर ही आएगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स में हमारे पास जो है कभी वैल्यूज़ जो है एंगस्ट्रम्स में दी होती हैं तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है, या मीटर्स में वैल्यू दी है तो हमको एंगस्ट्रम्स में कन्वर्ट करना है। तो ये रिलेशन याद रखिए कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और अगर हमको नैनोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना पड़े तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ये आपको याद रखना है। और अगर हम माइक्रोन की बात करें तो 1 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁶ मीटर होता है। और अगर मुझे 1 माइक्रोमीटर की बात करनी है, राइट, तो वो 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 मिली माइक्रोन, ठीक है, अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है दैट इज़ 10⁻⁹ मीटर। और 1 पिकोमीटर अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻12 मीटर। ये कुछ कन्वर्जन्स हमको याद रखने हैं। ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में हमें कन्वर्जन्स करनी पड़ सकती हैं। पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम कन्वर्जन ला सकते हैं। तो ये हमने बात किया वेवलेंथ को लेके कि वेवलेंथ क्या है, क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है। अब हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जिसको हम सिंबल न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, न्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितनी वेव्स जो हैं वो पास हो रही हैं किसी गिवन पॉइंट से 1 सेकंड में। 1 सेकंड में किसी गिवन पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, राइट। तो किसी पॉइंट पे, ठीक है, 1 सेकंड में जो वेव्स पास होंगी, 1 सेकंड में टाइम कितना रहेगा, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं किसी भी पॉइंट से, उसे अब क्या कहा जाएगा, उस वेव का फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा, राइट। तो अब जो फ्रीक्वेंसी है
इसका यूनिट जो है किसने दिया, हर्ट्ज़ ने दिया। ये नाम है, उनका पूरा नाम हेनरिच हर्ट्ज़ था, इसलिए नाम के ऊपर ही इसका यूनिट रखा गया है हर्ट्ज़, ठीक है। लेकिन हम हर्ट्ज़ को जो है साइकिल्स पर सेकंड में भी लिखते हैं, तो 1 हर्ट्ज़ इज़ इक्वल टू साइकिल्स पर सेकंड, जो मैंने आपको एक साइकिल जो है पूरा वेव का दिखाया क्रस्ट और ट्रफ को मिला के, ठीक है। हर्ट्ज़ को हम कभी जो है सेकंड इन्वर्स भी लिख सकते हैं हर्ट्ज़ की जगह। तो जैसे हमारे पास 2 हर्ट्ज़ होगा तो हम 2 हर्ट्ज़ को 2 सेकंड इन्वर्स भी लिख सकते हैं, राइट। तो सेकंड इन्वर्स भी जो है यूनिट आ जाता है फ्रीक्वेंसी का, राइट। देखिए यहाँ पे साइकिल पर सेकंड, तो पर सेकंड इज़ सेकंड इन्वर्स। अब ये वेलोसिटी क्या हुआ, ठीक है, लेकिन ये बात हो रही है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो जैसे हम पढ़ते हैं v से रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यहाँ पे जैसे लाइट की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम यहाँ c से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेलोसिटी क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ दैट वेव, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी था कि 1 सेकंड में कितनी वेव जो है वो पास हुई, ठीक है, किसी पॉइंट से, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। ये है वेलोसिटी के 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वेव ने, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो वेलोसिटी का है दैट इज़ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, जिससे हम उस बुक्स पे स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट किया होता है और कहीं पे कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट किया होता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ, इट इज़ द हाइट ऑफ क्रस्ट, कि अगर क्रस्ट है तो इसका हाइट जो है मेन डिस्टेंस से कितना है, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ट्रफ की डेप्थ की बात करेंगे और क्रस्ट की हाइट की बात करेंगे। तो वेव है, वेव का ट्रफ कितना है डेप्थ में, या वेव का क्रस्ट कितना है हाइट में, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, राइट। जैसे हमने आपको डायग्राम में स्टार्टिंग में ही बताया कि देखिए ये है हमारे पास क्रस्ट, तो इसका यहाँ पे मेन लेवल से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यही सेम एम्पलीट्यूड जो हम ट्रफ के केस में भी बता सकते हैं, राइट। तो देखिए अब जो है, जो एम्पलीट्यूड होता है वेव का, ये डिटरमाइन करता है इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। अब इंटेंसिटी का मतलब यहाँ शाइनिंग है, ठीक है ना, मतलब कोई रेडिएशन जो है वो कितना शाइन कर रहा है वो डिटरमाइन करता है, दैट इज़ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस होता है, राइट। अब वेव नंबर क्या हुआ, जिसे हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, न्यू बार इस तरह का सिंबल। तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, ठीक है, ये वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो इसे भी हम जो है न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये वेव लेंथ का रेसिप्रोकल है तो इसे 1/λ कहेंगे हम, राइट। और अगर इसके यूनिट की बात करें तो अगर लैम्डा दैट इज़ वेव लेंथ, अगर इसका यूनिट मीटर है तो वेव नंबर का मीटर इन्वर्स हो जाएगा, राइट। अगर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर इन्वर्स यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक रिलेशन आपको याद रखना है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट और जो वेव लेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है, c = न्यू × लैम्डा, ये रिलेशन आपको याद रखना है। यहाँ से अगर आपको फ्रीक्वेंसी न्यू का वैल्यू फाइंड करना है, दैट विल बी इक्वल टू c/λ। और यहाँ से जो 1/λ है, ये हमने आपको अभी बताया कि 1/λ जो है न्यू बार होता है। तो यहाँ से ये रिलेशन जो है न्यू दैट इज़ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c × में न्यू बार। तो ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं। इस वीडियो लेक्चर को हम जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो आप इसको प्रॉपरली वॉच करें। तो जहाँ डाउट आए तो ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।